हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये एक पॉलिटिशियंस में से एक चार्ट है। संजय राउत जी की कुंडली है। सबसे पहले तो जिन जागरूक श्रोता ने इस चार्ट को भेजा है उनका धन्यवाद। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ने को तो नहीं मिला जहाँ पे मैं इवेंट को मैच कर पाता, लेकिन एटलीस्ट एस्ट्रोसेज में जो चार्ट है आपने वो नहीं भेजा, यानी कि इसमें कोई डर्टी डेटा वाली कंडीशन नहीं है। अब जो इस समय की परिस्थितियां दिख रही हैं उसको देखकर ही मैं यहाँ पे चीज़ों को कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि विकिपीडिया के अंदर भी कोई ऐसा मेजर इवेंट्स नहीं आए जिसमें कि चार्ट के करेक्टनेस के लिए मैं कोई पर्टिकुलर टाइमिंग ऑफ इवेंट को कनेक्ट कर पाऊं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो कुंडली बन रही है ये बन रही है 5 नंबर से सिंह लगन की कुंडली हुई, और कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है वो है पूर्व फागुनी नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। ठीक, शुक्र जो है वो 7 नंबर की राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं। 7 नंबर की राशि बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। फिल्म इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड, ये सब इसी से देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म प्रोडक्शन, बिजनेस, क्योंकि साहस पराक्रम में बैठा हुआ है शुक्र, तो उसे करते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं। उसमें भी बात देखी जाए तो शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। राहु भी कहीं ना कहीं आपको ग्लैमर की तरफ खींचता ही है। तो इस तरीके से उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्रीज, पॉलिटिक्स, इनकी तरफ माइंड था, इसलिए इंसान वहां तक पहुंचेगा। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं सूर्य। नीच नहीं कह सकते क्योंकि 28 डिग्री के आसपास हैं। ठीक है, उनको नीच होने के लिए 5 डिग्री के आसपास होना पड़ता है। तो सूर्य नीच राशिस्थ नहीं है। नीच हो जाते तो भी नीच भंग हो जाता, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे थे, मगर नीच नहीं है। साहस और पराक्रम देंगे। दूसरी बात कि सूर्य तीसरे भाव में बैठे हों तो शुभ माने जाते हैं भाव के हिसाब से। राशि को भूल जाएं तो पराक्रम भाव में बैठा हुआ जो सूर्य है वो पराक्रमी बनाता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव बढ़ते हुए आगे जाते हैं। तो जैसे जैसे चीजें बनती हैं वैसे वैसे और उम्र के साथ ये सूर्य, ये जो लगन है, ये अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल और सक्षम थे। सूर्य के साथ बुध मौजूद हैं और शुक्र मौजूद है, 10वें भाव के स्वामी, साथ साथ 11वें भाव के स्वामी, सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध, और कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड वीनस। तो ये सब जो है आत्मा सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं और सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ जितनों ने रिश्ता बनाना है उन सभी को अपने अपने तरीके से फर्स्ट हाउस लॉर्ड का सपोर्ट करना है। अब जो सोचने वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट लॉर्ड जो है, जो कि शुक्र खुद है, उसको भी सूर्य का और कहीं ना कहीं बुध का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा है। बल्कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ग्रह युद्ध की स्थिति है। ठीक है, ग्रह युद्ध की स्थिति में शुक्र जो है वो बुध को हराते हुए अपने आप को आगे ले आते, ये चीज इस कुंडली में बनती है। चौथा भाव जो है वहां पे मंगल बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हर बात पे आक्रामक होना नेचुरल होगा। चौथे भाव का मंगल है, मन के ऊपर एक एंगर, एग्रेशन का प्रभाव, वो भी 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? वृश्चिक को रिप्रेजेंट करती है। अब मन के अंदर कहीं ना कहीं अगर 8 नंबर की राशि बैठी और वहीं पे मंगल बैठे हैं, तो मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट है, वो एंगर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनकी बातचीत में आपको ये चीज थोड़ा सा महसूस होता है। जब भी वो कोई वक्तव्य बोलेंगे उनका नेचुरल लहजा जो होगा वो इससे मैच नेचुरली कर जाएगा। इसे कहते हैं हम केंद्रीय प्रभाव। देखिए, जब भी कोई ग्रह आपके चौथे घर में बैठेगा उसका प्रभाव 7वें घर में नजर आएगा, यानी कि जब वो जनता से जुड़ेंगे, 7th हाउस, वहां पे कहीं ना कहीं ये प्रभाव बातचीत से, एंगर, एग्रेशन का अलग से नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जो मेन चीज बनती है वो ये कि शनि बैठे हैं छठे भाव में, साथ में बैठे हैं चंद्रमा और गुरु, साथ ही साथ है केतु। गुरु जो है वो नीच राशिस्थ है। 8वें भाव का स्वामी जब
छठे भाव में बैठा है तो वहां पर वो नीच राशिस्त तो हो रहा है, पहली कंडीशन। अब इस समय आप अपनी आंखों के सामने शनि को ना लाएं, शनि को साइड रखते हुए ये देखें कि गुरु नीच राशिस्त है। सबसे पहले तो वो नीच राशिस्त मानना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, केतु राहु एक्सेस में भी है तो पीड़ित होंगे होंगे। पीड़ित करने वाले ग्रह क्या होते हैं? शनि हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, ये ग्रह नेचुरली पीड़ित करते हैं। तो गुरु पहले तो नीच राशिस्त, दूसरा राहु केतु से पीड़ित, तीसरा शनि को वहां बिठा दीजिए, नीच भंग करने का प्रयास करेगा शनि, नीच भंग करने का प्रयास करेगा शनि, लेकिन शनि के साथ जब गुरु बैठे हैं तो पीड़ित भी होंगे। इसलिए यहां पे हम मान सकते हैं किसी प्रकार से एक विपरीत राजयोग की अवस्था क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब ये विपरीत राजयोग की अवस्था जो क्रिएट होगी, ये किस लेवल तक होगी अब ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इन सवालों को करते हैं कि जब 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में कहीं बैठ जाए तो विपरीत राजयोग होता है। ऐसा नहीं होता, उसका पीड़ित होना बहुत जरूरी है। यहां पर भी गुरु पूरी तरह से पीड़ित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुरु हैं 8 डिग्री के, शनि है उनके सामने 1 डिग्री के। ठीक है, और उसके बाद में आ जाते हैं 20 डिग्री के चंद्रमा। इस कारण से उनकी जिंदगी में थोड़ा सा कोई हिस्सा होगा जो कि परेशानियों का दौर बनाएगा और वो प्रेरित कर देगा एक दूसरे तरीके से आगे बढ़ के निकलने के लिए। बस जो एक्चुअल विपरीत राजयोग की अवस्था है कि जिंदगी बिल्कुल ही खराब हो चली थी, कुछ बचा ही नहीं था, ऐसी परिस्थिति यहां नहीं बन रही। कारण क्या है? कारण ये बन रहा है कि चंद्रमा गुरु से आगे है डिग्री वाइज, इसीलिए गुरु और चंद्रमा का जो गज केसरी फॉर्मेशन है वो काम कर रहा है। ये गज केसरी किस पे काम कर रहा है? देखिए, 8वें का स्वामी 12वें का स्वामी एक साथ आ गए हैं, जिसमें से 5वें का स्वामी भी गुरु ही है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो उनकी राइटिंग स्किल्स है, 5th हाउस समझिएगा, लिखने की कला जो है, अगर कोई एडिटोरियल का काम कर रहा है तो 2 ही जगहों से आती है, एक है बुद्धि और दूसरी है कलम। कलम को चलाने के लिए लगता है आपका हाथ। 3rd हाउस की स्थिति आप देख ही सकते हैं, 3 ग्रह मौजूद हैं। पंचम का स्वामी जो कि बुद्धि को रिप्रेजेंट करेंगे, वो बैठे हुए हैं 8वें के स्वामी बनकर भी और 12वें के स्वामी बनकर भी। इसलिए क्रिटिकल एनालिसिस करना और इन चीजों पे काम करना, ये फॉर्मेशन ऐसा करवा रहा है। अब उसकी वजह से कहीं किसी से शत्रुता और ये सब ऐसी चुनौतियों के द्वारा वो विपरीत राजयोग की अवस्था क्रिएट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझते चलिए, क्योंकि आपका मेन सवाल जो रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि ये इंसान क्यों ऐसे कोर्ट कचहरी और इन मामलों में फंस गए। तो देखिए, दशा पे अगर आप आएंगे तो इनकी महादशा है शनि की। शनि जो है वो 7वें भाव के भी स्वामी हैं, जो पद प्रतिष्ठा को भी देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपनी दशा में कोशिश करी, अंतरदशा जो लगी वो लग गई गुरु की। गुरु की जो दशा लग रही है वो लग रही है आपके ऊपर अक्टूबर 2021 के आसपास से ये दशा लग गई। तो एक बात समझने की है, गुरु लीगल मैटर्स के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जब कभी भी बात होती है जज बनना है, जुडिशरी सर्विसेज चाहिए, तो आपको गुरु की जरूरत पड़ती है। सब जानते हैं आप लोग कि शनि गुरु और मंगल के प्रभाव के बिना जज और लॉयर वाला काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माने या ना माने हकीकत तो यही है कि जब तक गुरु शनि के साथ नहीं आएगा, जब तक गुरु शनि के साथ नहीं आएगा, वो एक अच्छा लॉयर बना ही नहीं सकता। ठीक है, काला कोट शनि है और गुरु क्या है? आपका एक विस्डम। देखिए, सीधी सी बात है, लॉ के अंदर सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करना और सबूत इसी पे दिखाना है। इसीलिए कॉम्बिनेशंस में शनि और गुरु जो है वो कहीं ना कहीं लॉयर्स और ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लीगल मैटर का स्वामी अगर कारक अगर गुरु बन जाए और वो नीच राशिस्थ हो जाए, तो अब मैंने पिछले 7 या 8 कुंडलियों में कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया, जिन लोगों की कुंडली में गुरु नीच राशिस्थ मिले और गुरु की दशा मिली, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से लीगल मैटर्स में कोर्ट कचहरी बिन बात के ही हो गई।
कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो गुरु किस भाव में बैठे थे। राशि 10 नंबर थी, नीच राशि सब में थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कभी भी कोई भी कुंडली में नीच राशिस्थ गुरु दिखे और गुरु की दशाएं आए तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहां से आपको पहले लेके चलता हूं नवांश कुंडली में और वहां पे एक स्थिति को कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप समझ पाए। ये लगन कुंडली थी, लगन कुंडली से मिलती जुलती ही इनकी नवांश कुंडली भी है। ये रहा नवांश की कुंडली। यहाँ पे हम देखें तो 8वें घर में गुरु और राहु की मौजूदगी है। मैंने ज्यादातर लोगों को यही कहा था कि ये देख लीजिए, जब कभी भी नवांश कुंडली में, और वो भी कब, जब उसको लगन के बराबर बनाया जाए। यहाँ तो ये वर्गोत्तम लगन कुंडली थी। तो 8वें भाव जो है लगन कुंडली का ओरिजिनल 8वां भाव जो है, उस राशि में अगर कभी कोई ग्रह आते हैं तो वो अपनी अवस्था में अपने समय पर आपको लोगों से दूर रखने का काम करते हैं। ठीक है, क्लासिकल टेक्स्ट में एग्जाम्पल में हमको यही सीखने को मिला कि जब कभी भी जो आपका 8वां नवांशा है, ठीक है, यानी कि लगन कुंडली की 8वें घर में जो राशि है उसके अंदर नवांश में जब भी कोई ग्रह गया, वो अगर लग्नेश हुआ तो इंसान की मृत्यु अकेले में होती है। अगर मैं यहां से मृत्यु वाले शब्द को हटा लूं तो मैं इतना तो फिर भी लेके चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो वक्त इंसान को अकेला रखता है। ठीक है, सबसे दूर काट के रखता है, अकेलेपन में रखता है। तो अब ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी रोज कोई ना कोई मिलने वाला, आज जब ये गुरु के प्रभाव, ये दशाएं चली तो गुरु ने उनको बाकी सबसे काट के रखने का काम करके दिखा दिया। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो उनकी दशाएं चल रही थी वो जुलाई के आसपास से अगर देखें तो शनि में गुरु और बुध की दशाएं थी। ठीक है, बुध नवांश कुंडली में छठे भाव शत्रुओं की तरफ खींच के लेके जा रहा है, शनि भी शत्रुओं की तरफ खींच के लेके जा रहा है वर्गोत्तम होकर, और गुरु अकेलेपन की तरफ, और इन चीजों को लेके जा रहे थे। अब इससे भी आगे चल के थोड़ा सा देख लेते हैं, वो है आपका दशमांश। दशमांश जो है वो आपकी जिंदगी में आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके बारे में बताने की क्षमता रखता है। देखिए, दशमांश की कुंडली में सीधे सीधे नजर आता है शनि जो है वो बैठे हैं 10वें भाव में। आप अपना स्टेटस, अपना प्रोफेशन, अपना कर्मा, जो भी चीजों को बचाने की इस दशा में प्रयास करेंगे। एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कोई हाउसवाइफ भी है, वो प्रोफेशन में नहीं भी है, तो भी उनके ऊपर D10 का चार्ट भी काम करेगा। D10 के चार्ट में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कंपल्शन नहीं है कि वो आपके प्रोफेशन को दिखाता है, वो ये बताता है कि आप अपने जिंदगी में क्या कर्म करेंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो नाम, और बुरे हुए तो बदनाम, ये दोनों चीजें यहां पर होंगी। इस कुंडली में जो कि 9 नंबर से बन रही है, वहां पे राहु बैठा हुआ है पहले भाव में, इसीलिए किसी भी काम के अंदर आदमी का सोचने के ढंग में बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेसेस होंगे। राहु रिप्रेजेंट भी करता है राजनीति को, थोड़ा बहुत राजनीति भी होंगी। चंद्रमा मन का कारक होता है, चौथा भाव जनता को जोड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए काम करने के लिए चौथे भाव का चंद्रमा प्रेरित भी करता है। ठीक, इसी तरीके से केतु जो बैठा है वो एक वक्त आने पे आपसे आपके साझेदारियों को छीनने का काम जरूर करेगा। अभी जो तात्कालिक स्थिति थी उसको देखा जाए तो शनि जो है वो आपके 10वें घर में बैठे हैं। जब कभी भी शनि किसी भी लगन कुंडली में हो, चाहे कोई भी डिविजनल चार्ट हो, 10वें से रिश्ता बनाएंगे तो वहां पे जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। 10वां स्टेटस भी है, प्रोफेशन भी है, प्रोफेशन के अंदर भी अप एंड डाउन आना था, स्टेटस में भी आना था। शनि किसके साथ बैठे हैं? शनि मंगल के साथ बैठे हैं, जो पंचम भाव के और साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी हैं। इसीलिए मंगल कहीं ना कहीं शनि को पीड़ित करेंगे। ठीक, दूसरी बात, मैंने एक लॉजिक जब समझाया आप लोगों को कि कभी भी किसी भी डिविजनल चार्ट में भी क्यों ना हो, अगर 4 ग्रह जो कि क्रूर है, ठीक है, 4 ना भी हो, 3 भी हो तो भी चलेगा, कम से कम 3 क्रूर ग्रह अगर केंद्र में आ जाएं
तो आप मान के चलना कोई ऐसी बाधा आने वाली है कि आपको सर्प की तरह जकड़ लेगी, आप हाथ पैर पटकते रहोगे मगर जिंदगी में आपसे उस समय वो परिस्थिति बाहर निकलने नहीं देगी। यहां भी यही हो रहा है। शनि के साथ मंगल भी बिल्कुल केंद्र में मौजूद है और राहु और केतु के प्रभाव में है। ठीक, मंगल की दृष्टि से राहु प्रभावित पड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस हैं। सरकार के कारक ग्रह होते हैं सूर्य जो कि अष्टम में बैठे हुए हैं, और दशाओं को जब आप देख रहे हो तो शनि की महादशा अपने स्टेटस को बचाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन सांप के दंश में फंस गई वो चीज तो कहीं ना कहीं डुबोने का काम करेगी। दूसरी बात, गुरु की जो दशा चल रही है वो 12वें में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी, मानसिक परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, या तो विदेश से जुड़ा काम हो जाए या भाई पूजा पाठ से काम हो जाए, तो वो चीजों को यहाँ पे ये दशाएं भी उनके इस समय के कर्मा को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस वजह से अभी ये जो दशा का प्रभाव है ये इनको कहीं ना कहीं उलझाए रखेगा। अब इस कुंडली में अगर इनको कुछ राइज मिलना है तो फिर ये जो केस इनके ऊपर चल रहा है ये तकरीबन क्योंकि शनि और गुरु जो है उनका प्रभाव आपको दिख रहा है ये खत्म होगा 2024 में जाकर। तो अप्रैल 2024 के आसपास से अगर कोई राहत बनती हुई दिखेगी तो वहां दिखेगी। इस समय इस पोजीशन में जो इनका कर्मा है वो तो इनको सिर्फ परेशान ही रखने वाला है। तो जो मेन मैटर्स थे जो आप समझना चाहते थे, पहला कोर पॉइंट, किसी भी कुंडली में गुरु कभी भी नीच राशिस्थ नजर आता हो समझ लीजिए लीगल मैटर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एक बात। दूसरी चीज, अपने अपने दशमांश D10 चार्ट को आप देखोगे वहां पे आपका अभी क्या कैसा कर्मा चल रहा है। आप छोटे बच्चे हो या आप वृद्ध हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोफेशन में हो या नहीं हो, लेकिन आपका जो भी करंट कर्मा है वो दशाओं को वहां पे लगा के आप लोग चेक कर सकेंगे। अब यहाँ पे और देख लेते हैं एक बार कि जो इनका ये मिसफॉर्च्यून था, ये फॉर्चुनेट होने वाली बातें होती हैं उसमें ये कैसे काम कर रहा है। तो जो हम मिसफॉर्च्यून और फॉर्च्यून के लिए चीजों को कनेक्ट करेंगे वो होगी हमारे लिए त्रिमशंशा D30 का चार्ट। ये कहता था कि यहाँ पे देखिए 9 नंबर है, राशि स्वामी कौन, गुरु, और कर्म जो 10th हाउस है वहां पे बैठे कौन, गुरु। गुरु यहाँ के स्वामी भी बने हुए हैं और उनकी दृष्टि प्रभाव जो है वो शनि के ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए शनि की महादशा जो कि खुद छठे में बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ गुरु का जो कि 10वें में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये चार्ट अपने आप में आपकी जिंदगी में होने वाले मिसफॉर्च्यून्स, परेशानियों को दर्शाता है। तो ये दो दशाएं जो हैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे भी दर्शा रही हैं कि शनि और गुरु के जो पीरियड्स हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे। गुरु ना सिर्फ कि 12th हाउस लॉर्ड के साथ में कनेक्ट है बल्कि 1st हाउस लॉर्ड जो कि तकलीफों का सीधे सीधे संबंध बना रहा है वो ग्रह जुड़ रहा है और उसकी दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ऐसी परेशानियां नजर आती हैं। इस कुंडली में सूर्य जो है वो आप देखें भाग्य के स्वामी हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में बैठे हैं जैसे कि नीच हो गए हों। एक तरफ मंगल, एक तरफ राहु केतु, तो सरकार से मदद मिलना इस समय मुमकिन नहीं होगा। सिर्फ सूर्य का नीच भंग हम कह पाएंगे इस आधार पे कि शुक्र जो है वो केंद्र में बैठे, लेकिन जो पापकत्री फॉर्मेशंस यहाँ पे मंगल 12th लॉर्ड और साथ साथ राहु केतु 12th में बैठ के लगा रहे हैं, इसलिए इस समय की पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ही खिलाफ हो जाए और आपका जो जुडिशरी है वो भी आपके अगेंस्ट जाए, ऐसी अवस्थाएं अभी देखने को मिलती है। तकरीबन 2024 तक तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चीजें उलझी रहने वाली है, क्योंकि जो हम D10 देख रहे हैं वहां पे गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। कुछ भी कर्म होगा उसमें किसी ना किसी तरीके से परेशानियां होंगी। 12वें भाव में अगर बैठे तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा जेल ही जाना होता है, लेकिन मानसिक परेशानियां जो है वो 100% दिखाई देती है। अगर आप लोग चाहें तो मोदी जी के चार्ट को भी रीड करके देखिएगा, D10 के चार्ट को,
उस पर्टिकुलर पीरियड में जब गोधरा कांड होता है तब भी आपको स्पेसिफिकली चीजें दिखाई देंगी, जब वो पूरे टेन्योर में रहेंगे तब भी आपको चीजें दिखाई देंगी। इसलिए अगर आप अपने स्टेटस प्रोफेशन की तरफ या अपने नॉर्मल कर्मा की तरफ भी देख रहे हैं तो आपका दशमांश आपके सभी कर्म और जितने भी आपके कर्म करने के थॉट प्रोसेस है उन सबको खोलकर आपके सामने रख सकता है। धन्यवाद।